जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अध्ययन प्रहरी। अपने इस चैनल में हम लोगों ने लूसेंट सीरीज प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव बुक जो होती है लूसेंट की, आपने उसमें एंशिएंट हिस्ट्री को देख लिया था। एंशिएंट हिस्ट्री के अभी तक 4 लेक्चर आ चुके हैं, जिसके माध्यम से एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो चुकी है। एंशिएंट हिस्ट्री के समाप्त करने के बाद सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन के लिए इसकी ऑब्जेक्टिव बुक, जो कि हम लोग अपने इस सीरीज में ऑब्जेक्टिव बुक को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव बुक देख लेने से आपका लूसेंट के तहत जितने भी प्रश्नों का संग्रह है, उस पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव और तमाम जो अनुभवी शिक्षक हैं, जो परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले परीक्षार्थी हैं, उनके हिसाब से लूसेंट सर्वश्रेष्ठ है वनडे एग्जाम और सिविल एग्जाम के लिए। तो ऑब्जेक्टिव बुक के माध्यम से हम लोग अपने एंशिएंट हिस्ट्री के सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग मेडवल की तरफ चलेंगे। और जैसा कि मैंने लिखा है कि यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओआरओ, यूपीएसआई, लेखपाल, एसएससी जीडी, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो या कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, कोई भी एग्जाम हो जहां जीएस पूछी जाती है, आपको लूसेंट के अतिरिक्त पहले कोई भी नहीं पढ़नी है बुक। लूसेंट को 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार हो सकता है इसको एकदम रट जाइए। फिर आप दूसरे किसी पुस्तक की तरफ रुख करिएगा। इससे क्या होगा, आप 50 से 60 प्रश्न लूसेंट के माध्यम से कवर कर चुके होंगे। और परीक्षा की दृष्टि से आपको रिवीजन करने में भी आसानी, सहूलियत रहती है। आप अदर कोई सोर्स फॉलो भी करते हैं, उसे करते रहिए, जैसा आप कर रहे हैं वैसा करिए, लेकिन मेरे व्यक्तिगत सलाह पे आप सभी से मैं यही कहूँगा कि आप लूसेंट को ज़रूर करिए। हमारे लेक्चर के माध्यम से आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ हम ग्रुप में डालेंगे टेलीग्राम पे, आप वहाँ से इसको आसानी से कई बार रिवीजन कर सकते हैं। और अंत में क्या करिएगा, आपने जैसे लूसेंट के हिसाब से जो पहला प्रश्न है, जैसे आप पढ़ेंगे हड़प्पा सिंधु सभ्यता, आप इससे प्रश्नों का 2-4 बार जब रिवीजन कर लेंगे तो अंत में एक शॉर्ट नोट बनाइएगा, जिससे अभी अगर 50 प्रश्न हैं इसमें, पहले चैप्टर में 75 प्रश्न हैं, तो 10-20 प्रश्नों में आके वो सिमट जाए। तो पूरा जब संग्रह करेंगे तो 50 पेज का नोट्स आपका 10 पेज, 5 पेज में हो जाएगा कंप्लीट, और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग बढ़ेंगे अपने संग्रह की तरफ, प्रश्नों का जो संग्रह है वहाँ पे। इतना काफ़ी रहेगा, इसकी विड्थ जो है। ठीक है, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक ज़्यादा विड्थ इसकी बढ़ गई है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी में। दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ध्यान देंगे, नहीं थी पूछा है। तो ग्रीक की सभ्यता, बाकी मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल चल रही थी, और जबकि ग्रीक की सभ्यता इससे समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगर आप इसका देखेंगे, ऐसे जो आकार था, जैसे जम्मू, फिर दायमाबाद, फिर बलूचिस्तान वाला क्षेत्र कांगी डोर, ठीक है, इधर उत्तर प्रदेश में आता है, जब ऐसे फैला था वो। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सुरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कहाँ पे है ये? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेलखड़ी। इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, आपको आसानी से पढ़ा जा सके। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? क्या नाम दिया जाता है इसे? कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग के नाम से भी इनको बुलाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। वहीं जब हम आते हैं आर्यों का, तो वहाँ पे कृषि हो जाती है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सोचिए, आज से 2500 ईसा पूर्व के लोग शहरी पद्धति से चल रहे थे। वहाँ पे नगरीकरण व्यवस्था थी, नालियाँ थी घरों के आसपास, और एक दूसरे को काटती हुई सड़कें थीं। 10वां प्रश्न है, सिंधु घाट सभ्यता के घर कैसे बनाए जाते थे? ईंट से। 11वां प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किसमें थे वो? 11 का सी, कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। जिन्होंने किसकी खोज की थी? बताइए, हड़प्पा सभ्यता की, जो रावी नदी के किनारे थी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह किसे कहा जाता था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। लोथल से। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था?
किसमें था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, इधर बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो कौन सा करता है? 17 का ये केवल 2। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? 18 का डी, 1921। किसके माध्यम से? दया राम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, कैसी थी इनकी पद्धति? तो उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है? त्रिभुजाकार। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो हड़प्पा रावी नदी से, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी से, लोथल भोगवा से और कालीबंगा घग्गर से, अर्थात 1 2 3 4 ये सही है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो किस स्थान से मिलता है ईंटों का अलंकरण? कालीबंगा से। तो कालीबंगा से हल से जोते गए खेत भी मिलते हैं और ईंटों के का अलंकरण। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानघर पाए गए हैं, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा था? लोथल, जो भोगवा नदी के किनारे बसा था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, क्या नाम है प्रचलित नाम इसका हड़प्पा का? सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ था? किसका हुआ था? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा है? लोथल, जो कहाँ था? भोगवा नदी के किनारे। कहाँ पे? गुजरात में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। भारत में चांदी, क्योंकि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो 3 इसमें सत्य है और 1 असत्य बताना आपको। तो यहाँ लोग लोहे से परिचित थे, जो कि गलत है। लोहे से लोग कब परिचित हुए? वैदिक काल के लोग। ठीक है, क्योंकि इस समय सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, वहाँ कांस्य से लोग परिचित थे। 38वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा को किससे लगता था? जम्मू कश्मीर से। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा दायमाबाद। और सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा आलमगीरपुर। और सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा डी 4 से मिलता है। तो इस तरह से 1 2 3 4 सब सही होंगे। ठीक है, ऐसे मैंने बताया था ना, ऐसे थी वो, ऐसे कर सकते हैं इसको। JNK वाला मांडा, फिर यहाँ पे आलमगीरपुर, नीचे दायमाबाद, इधर सुल्तानगंज जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र पड़ता था। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? रोपण सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा का। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, जल निकासी की सारी व्यवस्थाएं थी। आगे बढ़ेंगे। 42वां प्रश्न है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग देखने को मिलता है? किसका मिलता है? 42वां प्रश्न का लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में। 45वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम
जुड़ा है। कौन कौन थे वो? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, क्योंकि इन्होंने किसका किया था? हड़प्पा का, और इन्होंने मोहनजोदड़ो का। ठीक है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर अब कहाँ मिलता है? रंगपुर मतलब कहाँ रंगपुर से संबंध था? सौराष्ट्र, जो आज का गुजरात का क्षेत्र है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में के मध्य व्यापारिक रूप से संबंध थे? तो बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। महिलाओं का वहां ज्यादा वर्चस्व था, ज्यादा सम्मान था उस समय। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजिए। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, जो ऐसे 11 कुछ थी और ये 7 कुछ थी इसकी फीट मीटर सॉरी। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति। अब 53वां प्रश्न है, मिलान करना है प्राचीन स्थल और इसके पुरातात्विक अवशेष। ठीक है। तो लोथल, लोथल से क्या आपको मिला है? गोदीवाड़ा। और कालीबंगा से जुता हुआ खेत। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। और बनवाली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। 54वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? किसमें नहीं हुआ था? शेर का निरूपण नहीं हुआ था। बाकी हाथी, गैंडा, बाघ इत्यादि मुहरों पर पाए जाते थे, लेकिन शेर का नहीं था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिलता है? लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? किससे प्राप्त हुआ था? दायमाबाद से। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? किनका किनका हड़प्पावासी आयात करते थे? तो चांदी, टीन और सोना, तीनों का। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री जो थी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? हिंदुकश क्षेत्र के बदख्शा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, कौन सा है? ये और दोनों, मुंडरिक और सुरतोगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इनमें से सभी थे। लोथल, सुतकांगेडोर, कुंतासी और अलादीनो, तो सब थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ करता था? तो इनमें से सभी हैं। व्याघ्र एवं हाथी भी है, गंडा भैंसा भी और हिरण का भी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कहाँ से मूर्ति प्राप्त हुआ था? कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कहाँ से मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी के की प्रस्तर मूर्ति मिली? हड़प्पा से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले थे? चनहुदड़ो से। चूहा और चनहुदड़ो आप याद कर सकते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? लोथल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68वां प्रश्न, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहाँ से हुई थी? किस प्रांत से हुई थी? तो गुजरात से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो कौन सा नहीं था उस समय? चावल, क्योंकि जौ सबसे पहली थी, दाल, गेहूं। जौ और गेहूं तो ज्यादा प्रसिद्ध थी, दाल भी था, चलन आ गया था, लेकिन चावल का प्रचलन नहीं था। 70वां प्रश्न है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें देखेंगे, इसका ए सही होना चाहिए। ए और दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भाई करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यह भी सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। हड़प्पाई स्थल है और स्थिति है।
तो मांडा कहाँ थी? जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, और कालीबंग इसका 72 का जो है कालीबंगा जो है, कालीबंगा का मिलान किससे करेंगे? कालीबंगा राजस्थान, और राखी गढ़ी हरियाणा से। तो इस तरह से कौन सा सही हो रहा है? सी सही हो रहा है इसका। ठीक है, मांडा का जम्मू कश्मीर से, दायमाबाद का महाराष्ट्र, कालीबंगा का राजस्थान और राखीगढ़ी का हरियाणा। ठीक है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी, ये वैदिक काल में होती है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? तो शेर। ये पुनरावृत्ति हो रही है प्रश्न की। चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने। इस तरह से पहला चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे की तरफ। ठीक है, ये वैदिक संस्कृति से है, वो सिंधु घाटी की थी, वैदिक संस्कृति है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो कब से कब तक माना गया है पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल? तो इसमें 1000 से लेके 6 नहीं 1500 ईसा पूर्व से 1000। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए जीरो कर दिया जाता है। आज हम लोग 2025 में 26 में जी रहे हैं, फिर इधर आप बढ़ा देते हैं तो 2250 से लेके 1750 तक माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, और 1500 से लेके 1000 तक, और फिर 1000 से लेके इधर 600 तक ये माना जाता है। ये होता है वैदिक काल, और नीचे ये होता है 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल। ठीक है, आप समझ जाइएगा, ये उत्तर वैदिक काल 1000 से 600, 1500 से 600 तक, सॉरी 1500 से 1000 तक वैदिक काल। तो वही पूछ रहा है, वैदिक पूर्व वैदिक या उसको वैदिक काल में, वैदिक काल में ही कहिए। वैदिक काल के अंतर्गत ही पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है पूर्व वैदिक काल, और उसके बाद 1000 से लेकर 600 तक माना जाएगा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इस लिहाज से पहला ऑप्शन सही होगा। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? किसे माना जाएगा? बी को, 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये गलत है, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की पहचान थी। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी सही है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, क्या है? शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? तो किसमें दी गई थी? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी थी? तो 4। कौन कौन से? अभी आप जानेंगे, ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते थे? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको कहा जाता था वेद त्रयी या त्रयी। अथर्ववेद छूट जाता है इसमें। भारत के राज चिन्हों में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन, और क्या था? कृषि भी करते थे लोग, मुख्य रूप से पशुपालन थे, और ये गाय का बहुत सम्मान था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? किसको कहा जाता है संगीत का? सामवेद को। ठीक है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? विधि निर्माता कौन है? तो मनु को माना जाता है, जिनकी जिनकी पुस्तक मनुस्मृति, जिनका आप उल्लेख सुने होंगे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करता है या उपासना था? तो प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक था या है? तो ज्यामिति। शुल्ब सूत्र। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में भारत से आए और सर्वप्रथम बसे पंजाब में बसे, क्योंकि ये खैबर दर्रा जो है यहीं से प्रवेश करते हैं भारत में और पंजाब में आके बस गए। एक रफली हम लोग नक्शा बनाते हैं भारत का।
तो ये आर्य माना जाता है, यहीं से एंट्री किए थे भारत, तो पंजाब वाले क्षेत्र में वो बसने लगे थे। वेद और यज्ञकर्ता, तो ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता थे उन्हें होता या होत्र कहते थे, और यजुर्वेद को अध्वर्यु, और सामवेद को उद्गाता, अथर्ववेद को ब्रह्मा। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 लगातार सही रहेंगे। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो क्यों कहा गया इनको? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, कौन थे इनके प्रतिपादक? उलूक गणत। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी थे इनके जी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे वादरायण। ऋग्वेद का प्रथम कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित था? तो 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुषणी, जो आज इसका नाम क्या है? रावी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। ठीक है, यानी 800 उत्तर वैदिक काल चल रहा था 1000 से लेके 600 के बीच में, तो इसी के मध्य 800 और 600 के बीच में जो ये काल था, ये ब्राह्मण काल था माना जाता था। ठीक है, ब्राह्मण युग भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? किस काल में हुई थी? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगस गोई का महत्व इसलिए है कि, क्यों है? 35वां का प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए थे उनमें 4 वैदिक देवताओं का, ये यूपीएससी तक ये प्रश्न पूछा गया, यूपीएससी में भी आया है, इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते का उल्लेख मिलता है। इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते। इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में। ठीक है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क किसे कहते थे? स्वर्ण के आभूषण, जो स्वर्ण से बने होते हैं उन आभूषणों को क्या कहा जाता था? निष्क। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें जो थी किस पे थी? दर्शन पर। एक मिनट थोड़ा सा ब्रेक लें। असुविधा के लिए खेद है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग, सूची मिलान करना था 41वां प्रश्न की तरफ। ऋग्वेद से किसका करेंगे? इसमें प्रार्थनाएं होती थी, स्रोत और प्रार्थनाएं। सामवेद में संगीत चलता था, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, और यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड। तो इससे 41वें प्रश्न का कौन सा आंसर हो जाएगा? ए का 4, बी का 2, सी का 1। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन नदी है। सर्वाधिक वर्णन किसका हुआ? सरस्वती का नहीं, सिंधु का हुआ, सॉरी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, किसके थे? केकय। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। किसका? नचिकेता और यम का जो संवाद हुआ था कठोपनिषद से। वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए था? तो अफगानिस्तान। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा कौन सा है? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे? तो अतरंजी खेड़ा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्नांकित में से कौन प्रस्थानांतरीय में शामिल नहीं है? भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किसमें संबंधित है? मीमांसा से। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इन सबका मिलान करना है। तो अथर्ववेद औषधियों से संबंधित था, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा का इसमें मंडन हुआ है, यजुर्वेद का बलिदान विधि, और सामवेद का संगीत। अगर आप एक भी जानेंगे, संगीत जानते हैं तो आप थोड़ा सा इसको कर लेंगे। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित थी? तो यह चिकित्सा से संबंधित थी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, किससे पता चलता है?
यजुर्वेद से, इसमें यज्ञ संबंधी जो विधि विधान थे यजुर्वेद से हैं। वैदिक युगीन सभ्यता सभा किससे है ये? मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, किससे थी? गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो क्या है इसमें? सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिकी, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुआ है। किसमें हुआ है? वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? कौन सी नहीं लाई गई थी? लुहार। उपवेद है और संबंधित वेद, इनका मिलान करना है। ठीक है, तो इससे हो जाएगा 1 2 3 4 आयुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? किसको कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, जिसे वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? 10। आर्य भारत में संभवतः आए थे। कई इतिहासकारों का अलग अलग है, लेकिन सबसे जो प्रमाणित है वो है मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित थी? तो सामवेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। इनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। सभा और समिति किसकी पुत्रियां थी? प्रजापति की। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था, ऋग्वेद युग की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? इसमें ऐत्रेय नहीं, शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण पुरुष नारी से विवाह जब होता है उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह जब उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण का पुरुष होता था, उनके विवाह को प्रतिलोम विवाह कहता था। मतलब बॉय जो है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की जो गर्ल है तो उसे कहा जाता था अनुलोम विवाह, ये वाला। और वही ये गर्ल हो जाती थी और ये बॉय, तब होता था इसे प्रतिलोम विवाह। वैदिक युग में यव कहा जाता था, किसे कहा जाता था? जौ को यव। और ब्रीहि चावल। अथर्व किसे कहा जाता था? पवित्र जादू। सुमेल करना है। 76वां प्रश्न का सुमेल करेंगे तो शिक्षा का ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, छंद शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और छंद का छंद शास्त्र। ठीक है, 76 समाप्त हो गया। 77वां उत्तर बढ़ेंगे। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? रचनाकार पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? सबसे मनुस्मृति जो इसमें है सबसे प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। प्राचीनतम पुराण है, सबसे पुरान है मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीनतम। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सबसे पवित्र नदी सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, क्या थी इनकी? जन। व्यासिका नहीं, जन नहीं होगा, ये कुल था। ऋग्वैदिक युग के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्त थे। इंद्र। किस वेद में सभा की नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया था? अथर्ववेद। किस रचना में नारी की को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बंदरगाहों बुराइयों में शामिल किया गया था? मैत्रायणी। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान था? इंद्र। 87वां प्रश्न करना है, मिलान से सॉल्व करना है इसे। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन अवरोहण से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला। ठीक है, मिलान करना इसमें। परुष्णी का रावि से, शतुद्री का सतलज से, अश्विनी का चिनाव से और विपाशा का व्यास से। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? 16। सुमेल करना इसमें फिर से आपको। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह पुरोहित या परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में। और प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। 91वां प्रश्न है, पुनः मिलान करना है आपको। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहा जाता था, जिससे लव मैरिज होता है। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ। पैशाच्य विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर अर्थात किडनैप करके या रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर, मानसिक रूप से अगर कोई अस्वस्थ थी उस समय ऐसी महिलाओं के साथ विवाह को पैशाच्य विवाह कहा जाता था।
3 ऋण में शामिल नहीं है, कौन से नहीं है? मात्र ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, कौन सी है? गेरुवर्णी मृदभांड। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, कौन सी है? चित्रित धूसर। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड किस किस स्थान पर हाल में किए गए से प्राप्त होता है? तो भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य गाय के लिए। सुमेल करना है आपको पुनः 98 में। संग्रहित हित्र कोषाध्यक्ष, भागदूह तुद कर संग्रहकर्ता, छत्री पासे का खेल, अक्षवाप प्रतिहारी। ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्थ गोप कहा गया है? किसे कहा गया है? वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? कौन था? वरुण। 101 है, 3 क्रमों में 3 लोक माप देने वाले कौन थे? विष्णु भगवान। सुमेल करना है आपको 102 प्रश्न का। पुष्ण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, धौस जगत के पिता, अदिति देवों का महान माता। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे है ये? 103वां समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। 104 का अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित थी? ईरान से। 106वां है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं थी? तो 106 का ऑप्शन बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो 107 का कुबा होना चाहिए। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। 108 का सी, एक और दोनों। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्कटिक होम का सिद्धांत वीजी तिलक ने, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये आर्कटिक से आए थे, आर्कटिक सागर से, आर्कटिक महाद्वीप से। 110वां है, मिलान करना है आपको। कुबा का काबुल, परुशनी का रावी, सदानीरा का सतलज, सदानीरा का गंडक, सतुद्री का सतलज। ठीक है, ऐसे रहेगा। ऋग्वेद में कितने सूक्त थे? ऋग्वेद में सूक्त कितने थे इसके? 1028। 1028 का जो जीबी का जो पैमाना है, जीबी टीबी का 1028 याद रखेंगे। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। पतंजलि कौन था? पतंजलि योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, पाणिनि का संस्कृत व्याकरण था पतंजलि पुस्तक। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम रघुगण से। तो आज के लेक्चर में ये पहला लेक्चर था ऑब्जेक्टिव बुक का। अभी हम लोगों ने 2 इसमें चैप्टर खत्म कर दिए हैं, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता का और एक पूर्व वैदिक काल का, या वैदिक काल कह सकते हैं। इसमें उत्तर वैदिक काल भी संभवतः पूरा हो गया है। हाँ, उत्तर वैदिक काल हो गया। अब अगला हम पढ़ेंगे महाजनपद काल, ये आपको देखने को मिलेगा अगले लेक्चर में। तो बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग हमारे साथ इसको करते जाइए, वीडियो को देखिए, और हो सके तो आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं आपको बाध्य नहीं करूँगा, अच्छा लगे तो करिएगा। और अपने साथ साथ इसके साथ साथ आप पीडीएफ से रिवाइज करते जाइएगा। और इस पुस्तक को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी पुस्तक है, इसे जितनी बार हो सकता है आप पहले डिस्क्रिप्टिव बुक को पढ़िए, उसके पढ़ने के बाद फिर आप इस ऑब्जेक्टिव में आ जाइए, यहाँ पर टिक लगाइए और उसे याद करते जाइए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। जय हिंद।